बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आपने मुझे बजट 2020-21 पर बात करने का मौका फराहम किया। हाउस की ये रिवायत रही है कि हुकूमती अरकान जो बजट पेश करते हैं वो यकीनन यही कहते हैं कि बजट अवाम दोस्त है, बजट टैक्स फ्री है, बजट बेहतरीन मिसाली बजट है। और अपोजिशन ने यकीनन उसमें से जो नकायस हैं वो निकालने हैं, उनकी निशानदेही करनी है। मैं इन सारी बातों से हटके सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 4 साल पहले आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में ये अल्लाह ताला का फजल व करम है कि तहसील समानी के लोगों ने मुझे तीसरी बार आज़ाद हैसियत से मेंबर असम्बली मुंतखब करके भेजा और मुझ समेत इस हाउस में जितने अरकान असम्बली हैं, सीनियर लोग हैं, सारे, हर शख्स की ये ख्वाहिश भी होती है और कोशिश भी होती है कि जब वो असम्बली में जाता है तो वो यकीनन हुकूमत साजी में अपना किरदार अदा करे, हुकूमत में आए। ये हर फर्द की, हर शख्स की और हर मेंबर असम्बली की ख्वाहिश और ज़रूरत होती है। कुछ लोग अपोजिशन में रह जाते हैं, कुछ हुकूमत में आते हैं। इसी तरह मैंने भी फैसला किया कि मैं हुकूमत को सपोर्ट करूं। उसकी वजूहत थी, मैंने नून लीग को वोट देने का फैसला किया और फिर जब मरहला आया हुकूमत साजी का तो उस हुकूमत साजी के मरहले में मुझे लीडर ऑफ द अपोजिशन जो उनकी तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह ताला उनको और सारी दुनिया के जो कोरोना वायरस से मुतासर लोग हैं सबको सेहत कामला अता करे, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। मेरी उनके साथ तलकदारी, अजीज़दारी बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने उनको कहा जी कि मैं चूँकि नून लीग के, मैं ये ऐलान कर चुका हूँ कि मैंने नून लीग को अपना वोट देना, तो लिहाजा मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं इस हाउस में अपनी बहन शाजिया अकबर से माजत खा हूँ कि उसको मैंने इनकार किया। आज मैं उनसे माजत करता हूँ इस हाउस में कि वो मेरी गलती थी, मुझे उनको बराह रास्त कहना चाहिए था। लेकिन मैंने ये कहा कि जी मैं चूँकि नून लीग को सपोर्ट कर चुका हूँ, ऐलान कर चुका हूँ, लिहाजा मैं वोट अपने जो है, और मैंने जनाब कायदे ऐवान और उनके 1-2 जो नुमाइंदे थे उनके कहने पर मुझे उन्होंने कहा जी कि आपने स्पेशल सीट के वोट इधर देने हैं, तो मैंने उधर दे दिया। उन्होंने कहा जी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का वोट उधर देना है, तो मैंने उधर दे दिया। और उन्होंने कहा जी कि जिस तरह मुझे उन्होंने कहा, और उसके बाद मेरे पास उसका इस बात का कायदे ऐवान का तहरीरी सबूत जो है वो मौजूद है, वो मैं पेश कर सकता हूँ। तहरीरी सबूत वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करूंगा। तहरीरी सबूत पेश कर सकता हूँ कि उन्होंने मुझे कहा जी कि आपने इसको वोट दें, आपने इसको। जी मैं यही गुजारिश करता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं जूनियर आदमी हूँ, लेकिन आया जो अपोजिशन है, अपोजिशन का रवैया अगर मेरे साथ किसी वजह से ठीक ना हो तो उसकी वजह ये हो सकती है जो मैंने बताई है, और मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं जनाब स्पीकर ये मैं इस बड़े हाउस से ये पूछना चाहता हूँ कि जब लोग इतने बड़े मनसब पर पहुँच जाते हैं तो अखलाकियात का, असूलों का यही तकाजा है कि जो शख्स खुद इंडिपेंडेंट आपके टिकट होल्डर को हरा के असेंबली में अपने बाल बोते पे अल्लाह का फजल व करम से आता है और फिर आपको आके आपकी मुखालफत के बावजूद आपको सपोर्ट करता है, तो क्या उसका तकाजा, अखलाकियात का तकाजा यही है कि उसके फंड्स काट के अपने अजीज़ों, और मैं ये समझता हूँ कि समानी के अंदर ये आज़ाद कश्मीर भर में सिर्फ एक मिसाल बाकी रह गई थी कुंभा परवरी की और बरादरीज़म की, जो समानी के अंदर कायम की गई है कि मेरे 2 करोड़ के फंड जो है वो काट के जो है वो वहाँ लोगों को दिए गए, अजीज़दारी की बुनियाद पर दिए गए। और ये करना ज़रूरी था। और फिर ये करना ज़रूरी था, यहाँ कल हमारे आज इंतहाई काबिल एहतराम है जनाब वज़ीर बरक़ियात, वो अपनी तकरीर में बात कर रहे थे कि हमने LOC पैकेज हासिल करने के लिए बड़ा जोर लगाया। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल जोर लगाया, लेकिन अगर 13 इंतखाबी हल्का जात थे तो उसमें से अगर 2 इंतखाबी हल्का जात मलिक नवाज साहब के और मेरे थे, तो यही जोर लगाना था कि हमारी सारी सड़कात काट के जो है वो अपने लोगों को दे दी गई हैं। वहाँ क्या मेरिट को कहाँ देखा गया, और वहाँ
क्राइटेरिया अब देखें कि अगर हुकूमती अरकान 11 अरकान जो हैं वो निशानदेही कर सकते हैं कि फलां 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 जो सड़कात हैं वो जो है वो तामीर होनी चाहिए, तो वो हो जाती हैं। तो अपोजिशन के जो 2 हल्के हैं वहाँ जो है वो उनकी मर्जी को बलडोज किया जाता है और नज़रअंदाज किया जाता है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर जाके मैं आज 4 माह से हुकूमती अरकान में से बहुत सारे वज़रा मेरे साथी दोस्त हैं, सीनियर हैं, मैं उनके पास जाता रहा, उन्होंने अपनी कोशिशें भी की लेकिन शायद मौका नहीं मिल सका। मुझे मिलने तक का टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब से नहीं मिल सका, मुझे मिलने नहीं दिया गया। और मैं अपोजिशन से तो गिला नहीं कर सकता ना, हुकूमत से ही कर सकता हूँ कि 4 साल में अगर मैंने 100 रुपये अजाफी लिए, फंड लिए, तो मैं वापस करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई किसी तरह भी जो है मेरा ख्याल नहीं रखा गया। और बल्कि जो अपोजिशन के साथ एक मायदा तय हुआ, उस मायदे के मुताबिक भी मेरे फंड जो है अब 2 दिन पहले जो है मेरा 1 करोड़ रुपया जो प्राइम मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में से 1 करोड़ रुपया जो है वो काट के नोटिफिकेशन करके बाकायदा वो जो है वो वहाँ मेरे अपने लोगों को जो है दे दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं डॉक्टर नजीम नक्की साहब आज यहाँ मौजूद नहीं है, मैं उनसे बारहा मिलता रहा, मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करें, मेरी मुलाकात कराएं, मेरे साथ ज्यादती हो रही है। तो उन्होंने चूंकि कोशिश भी की, शायद ऐसा ना हो सका, तो उन्होंने कहा जी तुम यार डायरेक्ट बात करो। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं वो मेरा उसके साथ वो मेरा अजीज है, बिल्कुल मैं अजीज, मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब का कि अगर उन्होंने उनसे ये बात कही है। लेकिन वो मैं एक गुजारिश पंजाबी जी करांगा कि एक राय साहब संत है उन्होंने मरासी पंजाब जो रिवाज है चौधरी राजे ना मरासी जाने, तो चला गया कि दावत है, तो 12 बजे का टाइम सी, उसने उन्हें गेट ही बिठाया था, अंदर चले के खाना शाना खान लगे, तो वो गेट जो इस तरह देखे तो उस क्या राय साहब कह रहे बैठा रहो मेरी नजर च, तू यार बह जा। वो बह गया, चौकियां में रोटी खिलाई, 2-3 दफा रोटी लगी, उस तो बाद जदू देखा वो कह बैठा रहो मेरी नजर में है। जो बर्तन से क्लोज होए देगा उन्हें संभाल कर लगे निकल बंदे, तो बरासी फिर उठा, उस देखा राय साहब क्या तू मेरी नजर से बह जा। उस कहा जनाब मैं हथ बनना, मैनू नजर चो कड्डो, शाम ना भी कितों लभेगा, मैं तो शाम तो भी चलिया। मैं गुजारिश करना कि इस अजीजदारी अगर मेरे नाल सलूक है तो मैं माफी चाहना। मैं बदतमीज आदमी ना, बद इखलाक आदमी ना, मेरे मतलब कि राय नहीं कि मैं बद इखलाक हाँ, लेकिन मैं हथ बन गया गुजारिश करना कि मेरे नाल ज्यादती है और मेरे नाल जुल्म है, जिसने इजहार में इतना कर रहा, लेकिन अल्लाह ने फजलो करम नाल मैनू लोगों मुंतखब करके भेजा, मेरे हल्के ने लोगों जिन्हें इतनी गैरत और हिम्मत का मुजाहरा किया, वो अज भी मेरे नाल खड़े न। और मैं समानी इस कोरोना ने बावजूद मैं एहतजाज करांगा और समानी ने लोग एहतजाज करनगे, और उसने भी अगर मैं कोरोना नाल खुदा न खास्ता मेरी मौत आ जाएंगे, उसने जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे। इस वास्ते कि मैं अपने लोगों ने हक तक किसी सूरत भी कंप्रोमाइज करने वास्ते तैयार ना। और दूसरी गुजारिश मैं करना चाहना कि यह भी गल मैं दसना चाहना, मैंने ये देखा है पिछली पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हम थे, तो वहां हमने ये देखा कि जो लोग वहां उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब के करीब थे, उन्होंने 100 किलोमीटर रोड जो है एडीपी के अलावा जो है मंजूर करवाई, पीएनडी से मंजूर करवाई और फिर हासिल की। वहां जो है वो उनके हल्का जात में उस पर काम भी हुआ। अब आपकी हुकूमत ने जाकर वो सड़कें मुकम्मल की हैं, लेकिन वो 100 किलोमीटर सड़कें लेने के बावजूद जो एडीपी से हटके थी, जो फेज 8-9 से हटके थी, वो सारी सड़कें लेने के बावजूद आज मैं हाउस में देख रहा हूं कि उन लोगों में से जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के करीब थे, उस वक्त 100 किलोमीटर सड़कें लेके गए थे, आज उनमें से कोई बंदा असेंबली के अंदर तो आना दूर की बात है, करीब भी नहीं आ सका, वो हार गए लोग। तो अगर मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला का फजल करम है, जो मेरी बाकी सरकार रहती है अगर वो भी आप काट लेंगे, ये 16 किलोमीटर काट लेंगे। और फिर जनाब स्पीकर, मेरे जो फेज 11 की 9 किलोमीटर रोड थी, जो एक क्राइटेरिया तय हुआ था कि अपोजिशन को 9 किलोमीटर 60%, उसमें से जो 9 किलोमीटर थी, मैं रिकॉर्ड पेश करूंगा आपके सामने, तो उसमें से 2 किलोमीटर रोड मेरी मर्जी के बगैर काट के वहां मेरे हल्के में मेरे मुखालिफिन को दे दी गई है, मेरी मर्जी के बगैर, और मेरा नुकसान गया। और फेज 10 में से 3 किलोमीटर रोड जो है मेरी काट के दे दी गई है, एलओसी की सारी सरकार दे दी गई है। तो मैं ये बताना चाहता हूं और आज भी ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह के फजल करम से मैं ये वसूख से कहता हूं, आप मेरे सारे फंड काट लेंगे, मेरी सारी सरकार काट लेंगे, लेकिन मैं हाउस पे ये आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि समानी से नून लीग के टिकट वाला बंदा जीत के असेंबली में नहीं आएगा। मैं ये वसूख से कहना चाहता हूं, आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें, वो पंजाबी च सारे जिम्मेदार है, चौधरी इस्माइल साहब ज्यादा जानने
कि हल वाने वाले लोग जेडे तो दांदा नाल बैल जेडे दांद होने ना, तो जेड़ा दांद जमीन में लेट जाए ना उसकी जितने मर्जी घे खिलाओ वो नहीं उठना फिर। इस वास्ते इसलिए कि ये जुल्म है और इस जुल्म के खिलाफ मैं 4 साल में इत्तेहादी तो खुद साख्ता था अपनी तरफ से, उनके सामने जितनी मेरी कदर थी वो तो मुझे पता चल गया, लेकिन मैंने जुबान नहीं खोली, मैंने बात नहीं की। आज यहाँ बात हुई एनटीएस की। जब एनटीएस की बात हुई, यकीनन ये प्राइम मिनिस्टर साहब का और नून लीग की हुकूमत का बड़ा कारनामा है और हम सब सारी अपोजिशन ने भी इस बात की तायद की। लेकिन जनाब स्पीकर, सारे हाउस को पता है कि मैं जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब यहाँ मौजूद हैं, ये उस वक्त वजीर आजम थे, तो इनके दौर में मैं मेरे हल्का में 50 स्कूल और कॉलेजेस जो है वो अपग्रेड हुए। उस वक्त 50 स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो अपग्रेड हुए, जो एक रिकॉर्ड है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अब चूंकि एनटीएस की बात, सबसे ज्यादा आसामियां जो थी वो तहसील समानी के अंदर थी। एनटीएस बिल्कुल मेरिट पर हुआ, बिल्कुल शफाफ हुआ। मैं जनाब वजीर तालीम है, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन इसमें जो एक प्रॉब्लम हुआ, जो समानी में, मैं समानी की बात कर रहा हूं, वो ये हुआ कि आजाद कश्मीर के अंदर जो ये तय किया गया कि इंटरव्यू करने वाली जो कमेटी है वो डीओ और एई और डिप्टी डीओ होंगे। वो तो चूंकि मकामी हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, जिस हल्का के हों, जिस जिला के हों। वहां की शिकायत प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ पास पहुंची, सेक्रेटरी साहब के पास पहुंची, जनाब वजीर तालीम साहब के पास पहुंची। इन्होंने वो ऑर्डर हुआ ये कि 12 नंबर वाली जो लड़की है या लड़का है, फीमेल असामियां वहां ज्यादा थी, उसको मैक्सिमम नंबर देके जो है वह पहले और दूसरे नंबर पर लाया गया इंटरव्यू में। और जो पहले नंबर वाली अपोजिशन की, मेरे साथ तलक रखने वाली या बिल्कुल किसी और के साथ तलक रखने वाला उम्मीदवार था, उसको पहले नंबर से मिनिमम नंबर देके जो है वो 12वें नंबर पर ले जाया गया। ये तरीकाकार था जिस तरीका के तहत जो है वहां लोगों की तलफी हुई, लोग अदालतों में गए, आज भी अदालतों में केसेस जो है वो चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि बिल्कुल एनटीएस के हम हक में थे, आज भी हक में है, ये बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन यह जो इंटरव्यू वाली कमेटी है, अगर वो मकामी रही है और रहेगी, अब तो ना रहे या रहे उसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन जो रहेगी तो उसमें नकायस और खराबियां पैदा होंगी। ये मेरी तजवीज है, मैं शिकायत नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि दूसरा, यहाँ जनाब वजीर बरक़यात मौजूद नहीं है। कल उन्होंने आज़ाद कश्मीर में अपने जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का जो टारगेट है उसको पूरा करने की बात की। तो मैं चूंकि अपने हल्का की बात करूंगा, समानी में ये हो रहा है कि फिक्स कर दिया गया है कि तहसील समानी से इतने करोड़ रुपए जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं। तो वो जो बिल हैं वो इस कदर बोगस और ज्यादा दे दिए गए हैं कि लोगों की चीखों पुकार आए दिन सोशल मीडिया और अखबारों में आप सुन रहे हैं। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि रेवेन्यू वो जो लोगों की तरफ ड्यू है वो तो ठीक है, और जो ये तय कर लिया जाए कि जिला मेंबर से इतना इकट्ठा करना है, मीरपुर से इतना इकट्ठा करना है, मुजफ्फराबाद से इतना इकट्ठा करना है और वो बहुत सारे लोगों पे डालना है, ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है और इस पर बड़ा शदीद लोगों का एहतजाज है। इस मामला में देखा जाए कि जो जायज बिल है वो लोगों से वसूल किया जाए, टारगेट पूरा ना किया जाए। टारगेट लोगों को, ये तो इस कोरोना वबा के में लोग वैसे पिसे हुए हैं, मरे हुए दूसरे लफ्जों में, तो ऊपर से ये जो जुल्म है ये लोगों के साथ ना किया जाए। मुझे बिल्कुल लंबी बात नहीं करनी, मैं सच्ची बात जो है वो मेरे अंदर जो है इस बात का दुख है और अफसोस है कि मेरे साथ ये जुल्म और ज्यादती हुई है और मेरे हल्का के लोगों के साथ ज्यादती हुई है। मैं हर बात पे कंप्रोमाइज कर सकता हूं, लेकिन अपने हल्का जिन लोगों ने 3 बार असेंबली में मुझे आजाद हैसियत से बगैर किसी पार्टी के, बगैर किसी कुव्वत और ताकत के मुंतखब करके भेजा, आज जब उनके हकूक की बात आए तो मैं फिर लिहाज करता रहूं, तलक देखता रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्रेस में भी, मैं सड़कों पर भी और इस मुश्किल तरीन हालात में भी अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं तहसील समानी और जिला मेंबर की सड़कों पर अपने हमायती तमाम लोगों को लेकर और उस बॉर्डर एलओसी के जो मजलूम और बेकस और जो आप देखें एलओसी के जो लोग हैं, जो आजाद कश्मीर के 13 इंतखाबी हल्का जात हैं, जनाब स्पीकर उन्होंने पिछले 30-35 साल से कौमी काज के लिए अपनी जान माल और बच्चों की तालीम की कुर्बानियां दी हैं। तो वहां किसी मुंतखब मेंबर असेंबली को यह हक नहीं है कि वो उनकी नुमाइंदगी कर सके, उनकी स्कीमें आइडेंटिफाई कर सके। अब बैंकर्स बने हैं, वहां आर्मी निशानदेही करे
या गवर्नमेंट आजाद कश्मीर करे। मैं यहां कहना चाहता हूं उसमें आपके सामने वो बैंकर्स बासर और पैसे वाले लोगों के बने, जो गरीब बैंकर नहीं बना सकते, उनको कोई चीज मुहैया नहीं हुई, वो आज भी बेयार और मददगार वहां मौजूद हैं। इसके लिए भी यहाँ असेंबली ने बात करनी है, असेंबली हमारी गवर्नमेंट ने बात करनी है, तो वहां वो क्राइटेरिया मुकर्रर किया जाए कि जो लोग गरीब है नहीं बना सकते, गरीब सब उसी हालत में है, और अमीर और बासर लोग जो है वो आज भी आर्मी से भी गवर्नमेंट से भी पैसे हासिल करके जो है वो बैंकर लेके वो जो अपनी सहूलत जो है वो ले रहे हैं। तो इस पर भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कुछ करना चाहिए। तो मैं चूंकि लंबी इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरे जज्बात ऐसे हैं कि मैं इससे ज्यादा बात अब कर भी नहीं सकता। तो मैं बजट के हवाले से ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर सिर्फ आजाद कश्मीर में सिर्फ एक मेंबर असेंबली को टारगेट करके, जो आपका हमायत याफ्ता है, जिसने आपकी हिमायत की, उसको टारगेट करके आप ये समझते हैं कि आपकी इज्जत में इजाफा होगा, आपके वहां से लोग इलेक्ट होके आएंगे और आपकी हुकूमत की नेकनामी होगी और आपके बजट को कोई अच्छा बेहतरीन और अवाम दोस्त बजट करार देगा, तो अलीशान सोनी ऐसा नहीं कर सकता। आप सारे हिमायती हैं, आप जो मर्जी करते फिरें, लेकिन मेरे तफजात जो हैं इस बजट के साथ हैं। बहुत शुक्रिया।